इस वीडियो में हम कोशिका यानी सेल के आकार के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कोशिकाएं कितनी छोटी हो सकती हैं और वो क्या कारक हैं जो कोशिका को बहुत अधिक बड़ा होने से रोकते हैं। हमारे पास यहाँ कोशिकाओं की कुछ तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है। इनमें से प्रत्येक कैप्सूल जैसी दिखने वाली चीज एक जीवाणु कोशिका है और बस पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए इसकी चौड़ाई लगभग 1 माइक्रोमीटर है। अब 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, या आप इसे 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा भी मान सकते हैं, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो। और इसकी लंबाई लगभग 5 माइक्रोमीटर होती है। यहाँ हमारे पास शरीर की कुछ मानव कोशिकाओं की तस्वीरें भी हैं, जैसे ये लाल रक्त कोशिकाएं। इनका व्यास यानी डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर है। सफेद रक्त कोशिकाओं का आकार भी लगभग इतना ही होता है। यहाँ हम एक मानव शुक्राणु यानी स्पर्म को एक मानव अंड कोशिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। अंड कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है, खासतौर पर अगर हम गोल कोशिकाओं की बात करें। इसका व्यास लगभग 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ये सारी तस्वीरें लगभग एक ही पैमाने पर हैं ताकि हम इनकी तुलना कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि एक कोशिका कितनी छोटी हो सकती है। कोशिका एक जीवित चीज़ है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जटिल होती है। इसमें जानकारी के लिए डीएनए होता है। यह खुद की प्रतिकृति बनाने में सक्षम होती है और इसमें मशीन की तरह काम करने वाला एक पूरा कोशिकीय तंत्र होता है। अब तक खोजी गई सबसे छोटी कोशिकाएं लगभग कुछ 100 नैनोमीटर की हैं। याद रखिए, 1000 नैनोमीटर मिलकर 1 माइक्रोमीटर बनता है, तो कुछ 100 नैनोमीटर, जैसे मान लीजिए 300 नैनोमीटर, ये अब तक की खोजी गई सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। ये जीवाणु कोशिकाएं हैं और ये बर्कली की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में खोजी गई थी। और हमें लगता है कि यह निचली सीमा के यानी आकार की निचली सीमा के काफ़ी पास हैं, क्योंकि इनमें सारी आनुवांशिक जानकारी और कोशिकीय मशीनरी होनी चाहिए, तो ये एक सीमा तक ही छोटी हो सकती हैं। लेकिन कोशिका के बड़े होने की सीमा क्या है? तो इनके आकार को सीमित करने वाले कारकों में सबसे ज़रूरी कारक है कोशिका के आयतन यानी वॉल्यूम और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया का अनुपात। ये अनुपात मायने क्यों रखता है? तो वो इसलिए क्योंकि इस पृष्ठ के जरिए ही कोशिका अपने आसपास के परिवेश से जुड़ी होती है। इस पृष्ठ से ही इसे पोषक तत्व ग्रहण करने होते हैं और अपशिष्ट बाहर निकालना होता है। इसीलिए पृष्ठ क्षेत्रफल की प्रत्येक इकाई को कोशिका के एक निश्चित आयतन के लिए इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया को संभालना होता है। जैसे जैसे कोशिका बड़ी होती है, उसका आयतन उसके पृष्ठ की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ता है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल की प्रत्येक इकाई को अधिक से अधिक आयतन के लिए पर्यावरण के साथ विनिमय को संभालना पड़ता है, एक्सचेंज को संभालना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि यह इसे संभाल पाने में सक्षम नहीं होती। यह पोषक तत्वों को ग्रहण करने और अपशिष्ट से पर्याप्त तेजी से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं हो पाती। इसे थोड़ा और स्पष्ट बनाने के लिए चलिए इसके बारे में गणितीय रूप से सोचते हैं। तो एक गोले का आयतन, मान लीजिए कि ये गोला है, इसे थोड़ा 3 डायमेंशनल बना लेते हैं। यदि इसकी त्रिज्या r है तो इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा। अब चलिए आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात की गणना करते हैं, क्योंकि हमें वास्तव में उसी से मतलब है। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4/3 पाई r क्यूब बटे 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। अब 4 को 4 से भाग देने पर 1 मिलता है, पाई को पाई से भाग देने पर 1 मिलता है, r क्यूब को r स्क्वायर से भाग देने पर केवल r बचेगा। तो ये सब आसानी से सरल होकर r/3 हो जाता है, r/3 हो जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी ये अनुपात बढ़ता जाएगा। चलिए इसे श्वेत रक्त कोशिका के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या 3 माइक्रोमीटर है, तो इसके आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 3 माइक्रोमीटर भाग 3 यानी 1 माइक्रोमीटर होगा। अगर हम इसे अनुपात की तरह लिखें तो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग माइक्रोमीटर को 1 घन माइक्रोमीटर कोशिकीय आयतन को संभालना है, या दूसरे शब्दों में प्रत्येक वर्ग माइक्रोमीटर को औसतन 1 घन माइक्रोमीटर आयतन के लिए विनिमय को, एक्सचेंज को संभालना होगा, इनपुट आउटपुट को संभालना होगा। ठीक है, ये कोशिका के लिए एक मान्य आकार है।
लेकिन क्या होगा अगर हम चीज़ों को 1000 के फैक्टर से बढ़ा दें या त्रिज्या को 1000 गुना कर दें। यहाँ हम इसे पैमाने के अनुसार नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि हमें कोई नया जीव मिला है जिसकी कोशिकीय त्रिज्या 3 माइक्रोमीटर होने की बजाय 3000 माइक्रोमीटर है, और हम ये स्पष्ट कर दें कि ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमारे पैमाने के अनुसार ये 3 मिलीमीटर होगा। इसे मानव नेत्रों से देखा जा सकेगा। मानव नेत्र की देखने की सीमा लगभग मिलीमीटर का 10वां हिस्सा है, जो 100 माइक्रोमीटर होता है। तो यह लगभग 1/10 मिलीमीटर है। चलिए देखते हैं कि अब इस स्थिति में आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात का क्या होता है। 3000 माइक्रोमीटर बटे 3, तो हमें मिलता है 1000 माइक्रोमीटर, या हम इसे 1000 घन माइक्रोमीटर प्रति वर्ग माइक्रोमीटर के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले प्रत्येक वर्ग माइक्रोमीटर को आयतन के 1 घन माइक्रोमीटर को संभालना था, लेकिन अब इसे आयतन के 1000 घन माइक्रोमीटर को संभालना है। तो इसे बहुत अधिक आयतन को संभालना है और यहाँ सिस्टम फेल हो जाएगा। कोशिका इतनी तेजी से गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगी कि वो जीवित रह सके। इसके अलावा एक दूसरा कारक ये है कि कोशिका जितनी बड़ी होगी उसके भीतरी तंत्र को सामान पहुंचाने के लिए उतनी ही अधिक दूरी तय करनी होगी, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। यही कारण है कि हमें बहुत बड़ी गोल कोशिकाएं देखने को नहीं मिलती। हमने यहाँ गोल कोशिकाओं पर इसलिए जोर दिया क्योंकि तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल्स इससे भी लंबी हो सकती हैं, लेकिन वो अपना काम इसलिए कर पाती हैं क्योंकि वो बहुत पतली और लंबी होती हैं, जिससे उनका पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक तंत्रिका कोशिका है। इसके अलावा एक और तरीका जिससे कोशिका अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को अधिकतम कर सकती हैं वो ये है कि उनमें बहुत सारे उभार हो सकते हैं जो पृष्ठ को बढ़ाने के लिए बाहर निकले होते हैं। तो कोशिकाएं हमेशा गोल नहीं होती, वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपना आकार बदल लेती हैं, लेकिन व्यापक तौर पर आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का यही संतुलन तय करता है कि कोशिका कितनी बड़ी हो सकती है।